नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपका भी बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि कुछ तो खास है। सर आज बहुत कुछ खास है। एग्जिट पोल के जो रिजल्ट थे ना, उनको देखकर तो मुझे भी सदमा लगा था कि ये क्या हो गया। लेकिन आज सुबह जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे थे, रुझान आ रहे थे और खेल पूरी तरह से पलट गया। तो जो लोग सुबह जलेबियां बांट रहे थे और खा रहे थे वो तो सदमे में गए ही, लेकिन मौसम बदल गया और अब जलेबियां कोई और खा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए, ये कांग्रेस की भी हार है, राहुल गांधी की भी हार है, और जो जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही थी उसकी भी हार है। याद करिए 2021-22 का वो दौर, जब 13 महीने तक दिल्ली में वो आंदोलन चलवाया गया किसानों के नाम पर। वो सब भूमिकाएं थी हरियाणा को जीतने की, और हरियाणा को जीत करके फिर आगे का रोड मैप तैयार करने की। आगे का रोड मैप तैयार करने की बात को याद रखिएगा, इस पर मैं आऊंगा फिर से हम्म। कि क्या क्या योजनाएं थी इनकी अगर हरियाणा जीत लेते तो। हम्म। तो वो 13 महीने का आंदोलन, इसके बाद फिर वो जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का आंदोलन, इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से पंजाब की कुछ जत्थेबंदियों को ला करके बैठाना। और उनको वहां बैठाने के लिए नहीं लाए थे, दिल्ली तक लाने के लिए उनको लेकर के आए थे। वो तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने उनको रोक लिया, वरना वो दिल्ली में आकर के ड्रामा करते और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा सीन क्रिएट करवाते कि कुछ लाठीचार्ज हो जाती, कुछ आंसू गैस के गोले चल जाते, दो चार लोग अगर मर जाते। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को विलेन बनाना चाहते थे, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के आंखों में और देश विदेश के मीडिया में भी। तो वो हो नहीं पाया इनका। फिर जो ये सारे ड्रामे चल रहे थे, इसके बीच में लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छीन लेंगे, वो सारा कुछ जो प्रोपेगेंडा किया, और दलितों की, ओबीसी की, आदिवासियों की बात करने लगे। भूल जाते हैं जब ओबीसी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ओबीसी को ही प्रधानमंत्री बनाया था। बिल्कुल। भूल जाते हैं जब दलित की बात करते हैं कि 2017 में प्रणब मुखर्जी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित को ही राष्ट्रपति बनाया था। जब आदिवासियों की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि 2022 में एक आदिवासी वनवासी को ही राष्ट्रपति बनाया गया है, और वो भी महिला को बनाया गया है। और उसका इन्होंने विरोध किया था। जी हाँ, उनके खिलाफ तो मीरा कुमार को ले आए थे, दूसरे लोगों को ले आए थे। तो कहने का आशय ये है कि ये लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा भी कैसे और झूठ भी कैसे बोलते हैं। कहते हैं कि साहब, मैंने नौकरशाही में देखा था, बस 3 अफसर जो हैं मुझे दलित और ओबीसी के मिले। अब वो 3 अफसर जो अब जाकर के सेक्रेटरी बने हैं, वो कब की भर्ती है भैया? वो नरसिम्हा राव के समय की भर्ती है। तो फिर गलती किसकी है? मोदी सरकार की जो 2014 में बनी है, या जिस सन में यह भर्तियां हो रही थी उस सरकार की गलती है? तो ये एक प्रोपेगेंडा, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा तो इनके हर तरह के बयानों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, भाषणों को पूरा ब्रेकिंग न्यूज बना करके चलाता है। लेकिन हरियाणा को लेकर के जो इन्होंने चीजें डिजाइन की थी वो एक्चुअल में इन पर उल्टी पड़ गई। और इन्होंने सोचा ये था कि जाट कार्ड खेल जाओ। और ये क्यों जाट कार्ड खेला कि भाई वो 13 महीने का आंदोलन था, उसमें मैक्सिमम जो टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए तो वो तो खाप पंचायतों के चौधरी थे और जाट किसान ही थे। तो इन्होंने सोचा कि ये तो अब इनका माइंड सेट हो गया होगा मोदी विरोधी, एक हवा भी बन जाती है खापों के जरिए, दूसरे जरिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उनके बेटे की एक दखल है खाप पंचायतों पर भी। तो उन्होंने ये सोचा होगा। फिर विनेश फोगाट को, फिर उनके पति बजरंग पूनिया जो उनके जीजा जी हैं, उनको, इन सबको मैनेज किया इन्होंने किसी तरीके से। फिर ये सब ड्रामा किया गया। पेरिस से वो लौटी तो जिस तरीके से एयरपोर्ट से ही दीपेंद्र हुड्डा ने उनको एक तरीके से अपनी गिरफ्त में लिया और
उनके गांव बलाली तक जो वो अभिनंदन समारोह चले और लंबा चौड़ा जो है वो प्रेस से बातचीत, इंटरव्यूज, वो सब एक हवा बनाने की कोशिश की गई। और जो जाट हरियाणा में अलग अलग दलों और नेताओं के पीछे बट जाते थे, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे ही लामबंद करने की कोशिश की। लेकिन अंजू जी और दर्शकों को भी ये जानकर के सुखद आश्चर्य और अनुभूति होगी कि जिसे जाट बेल्ट कहा जाता है, हार्ड कोर जाट बेल्ट हरियाणा की, वहां की 15 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। इसका मतलब ये है कि जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को भी पड़े हैं। बिल्कुल। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर केवल कांग्रेस को नहीं पड़े हैं। इसका मतलब इनका जो जाट दांव था वो इनको इतना उल्टा पड़ा कि जाट और गैर जाट ध्रुवीकरण हुआ। जाटों का तो पूरा ध्रुवीकरण नहीं हुआ, उसमें से तो आधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी चले गए, और जो गैर जाट थे वो सारे ध्रुवीकृत हो गए एक तरीके से। अब जहां जहां कैंडिडेट होंगे, ब्राह्मण होंगे, राजपूत होंगे, दूसरी जातियों के होंगे, वहां तो खैर वोट उनको पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल हरियाणा में जो ये अंतर दिखाई दे रहा है उसकी वजह यही है। दूसरी बात ये है, ये जो बांग्लादेश में 5 अगस्त की घटना हुई थी, शेख हसीना का तख्ता पलटने की, और उसके बाद जो हिंदुओं पर क्रूरता हुई है, जो अत्याचार हुए हैं, उनकी माँ बहन बेटियों की अस्मत पर हाथ डाला गया, उनकी दुकानें लूट ली गई, उनके घरों में घुस गए, एक दहशत का वातावरण, एक दरोगा हिंदू थे, उनको काट करके चौराहे पर लटका दिया गया। इसके अलावा उनके धर्म स्थलों पर जो है अटैक किए गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप देख रही होंगी संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, खास तौर से जो मुस्लिम चुने हुए जनप्रतिनिधि आए हैं, या जो राहुल गांधी का जो एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज, जो बदजुबानी बढ़ी है और जो आक्रामकता बढ़ी है, जैसे मोईद खान ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जैसे कन्नौज में एक यादव ने एक दूसरी युवती के साथ जो है यौनाचार किया, रेप किया, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। जरा जरा सी बातों पर ये अभी डासना के मंदिर पर जो है हजारों मुसलमान इकट्ठा हो गए, यती ने कुछ कह दिया तो मेरठ में इकट्ठे हो गए, पत्थरबाजी कर दी, सहारनपुर में पत्थरबाजी कर दी। ये जो आक्रामकता बढ़ रही थी, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि साहब नरेंद्र मोदी की सरकार, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बार 240 पर रह गई, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिल गई। बहुत ज्यादा। अरे बेवकूफों, 99 सीट बहुमत होता है क्या? मतलब तीसरी बार का रिजेक्शन, और आप ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे उनको बहुमत मिल गया हो और नरेंद्र मोदी हार गए हों। नरेंद्र मोदी की पार्टी को तीसरी बार में 240 सीटें मिल रही हैं 10 साल के शासन के बाद। 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी 2014 में। 2014 में कहाँ 44 सीटें और कहाँ 240 सीटें? तो ये अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो घटनाएं हुई हैं ना, इनका भी कहीं ना कहीं रिएक्शन था लोगों में। और जो मैंने आपके शो में कहा था कि जो संजौली में हुआ, जो मंडी में हुआ, जो बिलासपुर में हुआ, ये सारे जो रिएक्शंस थे, और जो सूरत में सैयदपुरा में हुआ, जगह जगह जो हिंदू सड़कों पर उतरे थे, वो एक रिएक्शन भी था, एक प्रायश्चित भी था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी नालायकी की वजह से, हमारी ढील की वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पर रह गई, और इनको नरेंद्र मोदी को गाली गलौज करने का मौका मिल गया है, जैसे लाइसेंस मिल गया हो। तो सर लाइसेंस तो ऐसा मिला कि आप राहुल गांधी की भाषा देखो ना, आप जम्मू कश्मीर वैली में जितनी प्रेस वो रैलियां की, उसमें क्या बोल रहे थे, हमने तो मोदी को देखिए बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया, बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप तो नहीं देखते, मैं तो देखता हूँ, मेरे तो आमने सामने होते संसद में, कैसे चलते, पहले ऐसे चलते थे, अब ऐसे चलते हैं। अब खुद तो राहुल गांधी सर नतीजे आने के साथ ही सुना विदेश भाग गए, चले गए वो, उनका कोई ट्वीट श्वीट सुबह से नजर नहीं आया, ना बहन का ना भाई का।
पर राहुल गांधी तो सर हरियाणा में वो विजय संकल्प यात्रा भी 3-4 दिन की निकाली थी। तब कोशिश ही हो रही थी कि राहुल गांधी के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया जाएगा। आज सुबह मैं टीवी चैनल्स पर देख रही थी, एक चैनल जो है जहां पर वो बहुत बड़े वाले पत्रकार आते हैं, वो प्रोग्राम कर रहे थे लाइव। तब तक जब तक कि नतीजे लग रहा था कि कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं सर, तब तक वहां पर फोटो कांग्रेस के उसमें राहुल गांधी की थी। लेकिन जैसे ही ट्रेंड बदला तो वहां पर मल्लिकार्जुन की फोटो लगा दी गई। यानी कि हार ये राहुल गांधी की नहीं होगी सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का ही पत्ता साफ होगा आने वाले दिनों में। किसी का पत्ता साफ नहीं होगा। आप देखिएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कम किसी तरह के मतलब जबान से कमतर बोलने वाले हैं क्या? नहीं वो नहीं, आपको याद नहीं है, कठुआ में जब भाषण दे रहे थे और इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, बाद में कहा गया कि जी वो बीपी जरा एकदम नीचे चला गया था, इसलिए जो है वो पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, जबान लड़खड़ा गई। लेकिन जबान लड़खड़ा रही है, आपको लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, आप पड़ जाएंगे, आप मर जाएंगे, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक कि नरेंद्र मोदी को नहीं हटा दूंगा। बताइए क्या बेहूदगी है भाई। मतलब आपकी तबीयत खराब है, आपको अस्पताल में जाने की जरूरत है, अस्पताल में नहीं अपने घर के बेड पर लेटने की जरूरत है, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जब तक नहीं हटा लूंगा तब तक जो है मैं मरूंगा नहीं। सर। अरे और भाई, पीएम मोदी फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे। आप शालीनता देखिए, हालचाल पूछा पीएम मोदी ने फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये देश अगर नरेंद्र मोदी के पीछे ताकत बनकर के खड़ा हुआ है तो उनकी इन्हीं खूबियों के चलते और इन्हीं संस्कारों के चलते बना हुआ है। वो उनको लगातार ताकत देते हैं, और जब लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को अनड्यू ये गाली गलौज कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, बेवजह भी उनको गालियां बक रहे हैं, उनको कोस रहे हैं, उनके लिए भले बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इन लोगों को इनकी जगह भी जनता दिखा देती है। तो ये जो रिएक्शन है हरियाणा का, ये तो बेहद महत्वपूर्ण भी है और एक संदेश भी इसमें छिपा हुआ है। अब आप देखिए ना कि हम लोग भी क्या विश्वास कर रहे थे कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी हरियाणा में। ऐसा कभी हुआ नहीं था। बिल्कुल। तो आज हरियाणा ने जो दिखाया है, जो फैसला दिया है, ये इस बात का द्योतक है कि जिस हरियाणा में 2014 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत नहीं थी, अलग अलग दलों की सहायक हुआ करती थी, पिछलगू हुआ करती थी, हार्डली 10-11% वोट शेयर मिलता था, अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी को 17 मिली थी 2014 से पहले, उससे ज्यादा सीटें कभी नहीं मिली। वो पार्टी आज लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की दहलीज पर जाकर खड़ी हो गई है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा ने तय कर लिया है कि वो भी अब गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह ही मोदी को ताकत देगी और मोदी के पीछे खड़ी होगी। ये चीजें हमें बहुत कुछ बताती भी हैं और बहुत कुछ सिखाती भी हैं, और ये भी शो करती हैं अंजू जी कि भारत का जनमानस चीजों को कितनी जल्दी भांप लेता है, कि हरियाणा को ग्रैब करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए किस किस तरह की साजिशें रची गई हैं। वो 13 महीने का आंदोलन, फिर जंतर मंतर का 2 बार का इनका पहलवानों का आंदोलन, उसके बाद शंभू बॉर्डर, इसके बाद जब ये पेरिस प्रकरण हुआ और वो फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह के आक्षेप लगाए गए, षड्यंत्र की बातें की गई कि साहब पीएमओ के स्तर पर कुछ षड्यंत्र रचे गए हैं। मतलब ये सारी चीजें ये शो कर रही थी कि ये कितने बेताब हैं, कितने बावले हो गए हैं हरियाणा पर कब्जा करने के लिए। सर विनेश फोगाट ने कैसे झूठ बोले आप देखिए। उन्होंने एक इंटरव्यू चलाया था अभी चुनाव के दौरान ही, जिसकी हेडलाइन, वो जो हम थंबनेल कहते हैं, वो कितना बेहुदा था। सारी रात करके क्या लिखा था बताइए आप। मतलब पीएम मोदी ने पहले कहा कि फोन नहीं किया, फिर बाद में कहती है फोन किया, मैंने नहीं उठाया, मैं नहीं बात करना चाहती। कितने झूठ बोले सर। लेकिन सर यहाँ पर जो कांग्रेस की अंतर कला है, यानी कि वो जो दलित कार्ड खेला जा रहा था, ये
तंवर जो है एक दिन पहले आके शामिल हो जाता है कांग्रेस में। ये सारी नौटंकियां धरी की धरी रह गई सर। तो और अब तो रोना धोना ईवीएम को लेकर भी शुरू हो गए सर। चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को, जयराम रमेश ने चिट्ठी लिख डाली है कि बड़े स्लो नतीजे आ रहे हैं, कहीं कोई धांधली हो रही है। उदित राज कह रहे हैं ये नतीजे सही नहीं है, इनको लग रहा है कि वो एग्जिट पोल ही सही थे। एक्चुअल में क्या है कि जो कुंठा है, जो बौखलाहट है, जो हताशा है, उसको छिपा नहीं पा रहे हैं। और इनको लग रहा था कि ये स्टेट तो अब हमारी गोद में आकर के गिरना ही गिरना है, क्योंकि वहाँ 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। हमने जितने हम प्रपंच कर सकते थे वो सारे प्रपंच हमने कर ही लिए हैं। जाट राजनीति का कार्ड खेल ही दिया है। खाप पंचायतें भी हमारे साथ ही हैं। एक माहौल बन गया है। अब तो बस सरकार बनाने की तैयारी करनी है। इसीलिए तो राहुल गांधी हों, प्रियंका हों, ये सारे जिस तरह की जबान बोल रहे थे हरियाणा में जाकर के, मतलब अहंकार सिर चढ़ कर के बोल रहा था। और ओवर कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं जो इनका दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि हुड्डा पिता पुत्र का भी ओवर कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। भूपेंद्र हुड्डा ने फिर भी संयम बरता, पर दीपेंद्र हुड्डा तो जब से वो सब इन सारे प्रदर्शनों के पीछे भी अगर किसी की भूमिका है, पर्दे के पीछे रह करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और पर्दे के बाहर आकर के दीपेंद्र हुड्डा की थी। और सारी कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, सब जितने, और देश विदेश के भीतर जो बैठी हुई दूसरी ताकतें हैं, मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मुहिम चलाने वाली, वो सारी वामपंथी सारे, और योगेंद्र यादव जैसे चेहरे, तो सबको एक साथ जवाब दिया है हरियाणा ने। और मैं एक बात बताऊं आपको जी, ये जो हरियाणा के नतीजे हैं, इनकी धमक बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी। और अभी महाराष्ट्र में होने हैं, झारखंड में होने हैं, दिल्ली में होने हैं। ये 3 तो अभी हो रहे हैं, फरवरी 2025 तक निपट जाने हैं। और महाराष्ट्र और झारखंड में तो अब किसी भी समय ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है कि 26 नवंबर से पहले हमें महाराष्ट्र को निपटाना है। तो ये चुनाव, इनके हरियाणा के नतीजे आप देखेंगी इन राज्यों पर भी किस तरीके से असर डालते हैं। दूसरी बात, मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे देख रहा था। नहीं सर, उससे पहले मैं आपसे एक हरियाणा के लाल केजरीवाल की बात भी करना चाहती हूँ। 89 सीटों पर उन्होंने भी उम्मीदवार उतारे थे सर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कि डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई, पहले जून में फेल हो गई, अब यहाँ फेल हो जाएगी, फिर महाराष्ट्र में भी नहीं आएगी, झारखंड में भी यही होगा। वो ऐसी सी बातें कर रहे थे सर। वो तो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने के लिए दूसरी बार उतरे थे हरियाणा में। पहला सर्टिफिकेट तो लोकसभा चुनाव में मिल गया था, दूसरा मांग रहे थे सर। उनकी तो जो वोट प्रतिशत है 1.79, बस नोटा से थोड़ी ज्यादा है, और जमानतें जब्त हो गई है सर। उनके बारे में भी तो कुछ बोलिए ना। नहीं, उनके बारे में तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं। एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि उनके 90 सीटों पर टिकट बांटने के पीछे हेतु दूसरा है, मकसद दूसरा है। वो बस जेब गरम करनी थी, उनको कुछ पैसा जुटाना था। तो जिनको कहीं और छोर नहीं था, तो वो आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के और कुछ दक्षिणा दे करके चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को भी, उनकी पार्टी को भी, उनकी पत्नी को भी किसी को गलतफहमी नहीं थी कि हरियाणा में ये कोई झंडा गाड़ने वाले हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबे हुए हैं। 5.5 महीने तो ये तिहाड़ में रह करके आ रहे हैं। 1.5 साल के करीब मनीष सिसोदिया जेल में रह करके आ रहे हैं। 6 महीना संजय सिंह रह करके आ रहे हैं। विजय नायर भी इतने ही समय रह करके आ रहे हैं। इनका पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में 3-4.5 महीने की जेल काट करके आ रहे हैं। अभी वो ओखला का जो एमएलए है अमानतुल्लाह खान, वो ईडी की गिरफ्त में आया, वो जेल में पड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन को जमानत ही नहीं मिल रही है, 2 साल से ज्यादा उसको हो गया है। तो पूरी पार्टी का पूरा मामला ही बिगड़ा हुआ है, बेपटरी हुई पड़ी है। पहले भी मैं बता चुका आपके दर्शकों को
कि दिसंबर में 2023 में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, उन सबकी जमानत जब्त हो गई थी। अभी लोकसभा चुनाव लड़ा, 22 टिकट बांटे इन्होंने, ये 13 की 13 सीटें पंजाब में लड़ी, वहां पर केवल 3 जीत पाए, 10 पर हार मिली इनको। हरियाणा में कुरुक्षेत्र लड़े, हार मिली। गुजरात में भरूच और भावनगर लड़े, हार मिली। दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पर ये लड़े, 3 पर कांग्रेस लड़ी, 7 की 7 दोनों पार्टियां हारी। तो इनको पता है कि हमारा बंटाधार हो चुका, हमारा मतदाता खिसक चुका, हमारा जनाधार चला गया। अब तो ये केवल जो इनको वो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल गया है ना, वो एक किसी चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई थी, तो वो पंसारी बन करके बैठ गया रोड के किनारे कि साहब ये हल्दी ले लो। तो ये जो है, ये जो राष्ट्रीय पार्टी का इनको वो गिद्दड़ पर्चा मिला है, उसको बनाए रखने के लिए अलग अलग राज्यों में कैंडिडेट खड़े करते हैं। इस बहाने मीडिया में बने रहते हैं, मीडिया की बड़ी मेहरबानी रहती है इन पे, इनको कवरेज मिल जाता है और इनको पैसे भी मिल जाते हैं टिकट के, नाम भी रहता है, और 1-1.5%, 1.25% वोट मिल रहा है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने में इनके लिए मददगार है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा इनको गलतफहमी नहीं थी। बिल्कुल सर, कांग्रेस को अगर चलो झटका लग गया हरियाणा में, लेकिन उनके लिए तो वहां पर भी झटका ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, 6 सीटें ही तो कांग्रेस को मिल रही हैं, जबकि राहुल गांधी तो कश्मीर में इतनी सारी रैलियां करते नजर आ रहे थे। मैं बताता हूं इनके बारे में, वही मैं चर्चा कर रहा था जब आपने मुझे केजरीवाल के लिए रोक लिया। केजरीवाल के लिए रोक लिया। ये 32 सीटों पर लड़े थे और बाकी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी थी। 32 में से जीत कितनी रहे हैं? 6, यानी 26 सीटों पर हार गए हैं। और जीत कौन रहे हैं इनके टिकट पर? मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूं। इरफान हफीज लोन, निजामुद्दीन भट्ट, तारिक हमीद कारा, गुलाम अहमद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, इफ्तिकार अहमद। कोई एक भी हिंदू है क्या? जो 6 जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर, सारे के सारे मुसलमान हैं। ये हिंदू सीटों पर भी लड़े थे, सब के सब हार गए। और एक और तथ्य बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सीटें जीत रही है उसमें केवल नौशेरा और एक रामबन, इन 2 सीटों पर ही हिंदू जीते हैं, बाकी सारे के सारे मुसलमान जीते हैं। बताइए। तो एक तरफा जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी प्रो मुस्लिम थी घाटी में, अब कांग्रेस भी उनके पीछे पीछे है, वो भी प्रो मुस्लिम है। उनको तो फिर भी 2 कैंडिडेट उनके तो हिंदू जीत रहे हैं, लेकिन इनका तो एक भी नहीं है, नाम लेने को भी नहीं है। और ये जो इनकी मुस्लिम परस्ती है, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, इसी ने इनका बंटाधार किया है हरियाणा में भी और जम्मू रीजन में भी। जम्मू रीजन में एक हिंदू नहीं जीता इनका। तो ये खतरे का संकेत है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, और इनकी रीति नीतियों को लेकर के इनको सचेत हो जाना चाहिए। और वैसे अब देर बहुत हो चुकी है, अब तो अगर ये चाहेंगे भी, और कई बार करते भी हैं नाटक नौटंकी, वो लंबा सा एक तिलक लगाएंगे यहाँ माथे पे, उल्टी सीधी धोती पहनेंगे और एक गमछा सा डाल करके जो है कभी हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी किसी दूसरे जाने माने मंदिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जनता भी समझ गई है इनके छल प्रपंच जितने भी है, और झूठ की राजनीति भी समझ गई है, और किस किस तरह के ओछे हथकंडे अपना सकते हैं वो भी देख लिया है। जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों को जिस तरीके से उतारा, और वो तो समझ में आ गया ना लोगों के, जब वो पेरिस से हार करके लौटी तो उसको टिकट थमा दिया कांग्रेस का कि जुलाना से आप चुनाव लड़ लो। और देखो वो जीत भी गई साहब, कांग्रेस हार गई और वो जीत गई। 6015 वोटों से जीती है विनेश जुलाने से। जी हाँ। पर सर आप ये सोचिए कि जैसे आप कहते हैं ना, रोड मैप तैयार कर दिया है हरियाणा ने,
वहां पर मतलब आप ये सोचिए कि जिस तरीके से कांग्रेस की वहां हार हुई, उसकी धमक दूर दूर तक तो सुनाई पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या संदेश है सर? कांग्रेस राहुल गांधी को बार बार, वो काठ की हांडी को बार बार चढ़ाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी तो सुना अब दिल्ली में भी कोई न्याय यात्रा निकालने वाले। अभी तो उनकी वो विजय संकल्प यात्रा ही धरी की धरी रह गई सर। तो राहुल गांधी को लेकर जो सैम पित्रोदा ने कहा था अमेरिका में कि अब पप्पू पप्पू नहीं रहा है, राहुल गांधी विदेश चलेंगे, मुझे लग रहा है उनको स्टेटमेंट बदलना पड़ेगा, पप्पू शायद पप्पू ही रह गया है। अब मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ सर क्योंकि खुद सैम पित्रोदा ने कहा था कि पप्पू पप्पू नहीं रहा है, तो राहुल गांधी के लिए कहा था, तो इसीलिए मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ कि अब तो इनको सोचना पड़ेगा पप्पू पप्पू ही रहा। हरियाणा की इस करारी शिकस्त के बाद मुझे लगता नहीं है कि बहन भाई दिल्ली में किसी तरह की कोई यात्रा निकालने का दुस्साहस करेंगे, क्योंकि जहां जहां पैर पड़े संतन के तह तह बंटाधार। हिमाचल में नहीं गए थे, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हरियाणा में गए, दोनों भाई बहन गए और खूब उछल उछल करके भाषण दिए, जलेबी का बखान किया, फैक्ट्री में बनवा रहे थे, बंटाधार करके चले आए। अब दिल्ली में दिल्ली वाले नहीं चाहेंगे, अजय माकन वगैरह सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे कि महाराज बस दिल्ली को बख्श दो किसी तरीके से। हालांकि उनको भी कोई गलतफहमी नहीं है, क्योंकि इनका बंटाधार तो पहले से ही हुआ पड़ा है। भाई आप एक दो याद करिए ना कि शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही थी और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन पर, सुरेश कलमाड़ी पर तमाम आरोप लगे, लेकिन पूर्वी दिल्ली की पूरी कायाकल्प अगर हुई है तो शीला दीक्षित के टाइम में हुई है। बिल्कुल। तो ये जो एक विरासत थी, जो लेगेसी थी उनकी शीला दीक्षित की, इन्होंने तो उसको भी चौपट कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, क्या जरूरत थी भाई लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ने की? नहीं, क्या मजबूरी थी? 2019 के रिजल्ट उठा के देखो, 2014 के उठा के देखो, तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती और कांग्रेस सेकंड नंबर पर थी, एक सीट को छोड़ करके। वहां सेकंड नंबर पे आम आदमी पार्टी थी। तो आप तो खुद ही अपने घर में आग लगा रहे हैं, आप तो खुद ही दूसरी पार्टियों को जो है मौका दे रहे हैं। इनका तो बस नहीं चला, वरना राहुल गांधी तो हरियाणा में भी उनके साथ गठबंधन करने वाले थे आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल, पूरा जोर लगाया था। तो ये हर जगह उसके लिए जगह छोड़ रहे हैं कि आ जाओ भाई, हम हट रहे हैं, तुम हमारी जगह ले लो। क्योंकि ये इनको बहुत हड़बड़ी है, बहुत जल्दी है। इनको पता है कि प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, बहुमत तो आना नहीं है, और दूसरे दल भी तुम्हें प्रधानमंत्री तो स्वीकार करेंगे नहीं, चाहे ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जितने भी इनके सहयोगी संगठन हैं। आपके लालू का बेटा भी नहीं मानेगा, सब कोई नहीं मानेगा इनको। तो इनको पता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना ताला लगाओ 24 अकबर रोड पर, और जो जगह जगह जो है संपत्ति है कांग्रेस की, उसको किसी तरीके से इकट्ठी करो और निकल लो, कहीं इटली की तरफ निकल लो या किसी दूसरी तरफ निकल लो। तो कांग्रेस की चिंता नहीं है। कांग्रेस की चिंता होती तो मैं तो पता नहीं कब से कह रहा हूं, ये खुद रास्ते से हट जाते और किसी योग्य को कमान सौंप देते कांग्रेस पार्टी की कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा, अब दूसरे लोग आ जाओ। अरे हाई कमान तो तुम फिर भी बने रहते सर, अभी भी तो बने हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के अध्यक्ष है। लेकिन नहीं, इनको ये साबित करना है कि मैं बहुत योग्य आदमी हूं, मैं बहुत विजनरी आदमी हूं, मेरे जैसी अकल तो नरेंद्र मोदी में भी नहीं है। बाकी जितने मतदाता हैं ये तो बेवकूफ हैं जो मेरे टैलेंट को समझ नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, और लगातार लगातार गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। तो लोग जो हैं वो सुनते हैं, मजे लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ऑन एयर उस शब्द का यूज नहीं करना चाहता वो बताते हैं इनको। सर, पर इतना जरूर है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर वहां पर शुरू कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, ये लोग, उसको मतलब ताज्जुब है कि हरियाणा की जनता ने सिरे से नकार दिया। अग्निवीर के नाम पर, किसानों के नाम पर, सर जवानों के नाम पर, किस पहलवानों के नाम पर जो रायता इन लोगों ने मिलकर फैलाया, कितना अच्छा जवाब दिया। ओबीसी और दलित वोट बीजेपी की तरफ आए सर। इन्होंने तो जातियों में बांटने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन फिर सर वही ना कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। जो फेक नैरेटिव
लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने क्रिएट किया था, वो बार बार थोड़ी हो सकता था। आप अभी भी संविधान की बात करें, जबकि जनता को समझ में आ गया कि संविधान में कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन झूठ था सर, कितनी देर तक चलता, झूठ के पांव तो होते नहीं है। तो उस झूठ की बदौलत ही वो जो 99 सीटें जीतने का नशा था ना सर, वो एक झटके में उतर गया है। और उधर शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, इनकी भी बोलती बंद हो गई होगी सर हरियाणा के नतीजे देखकर। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सुना है आपने? दर्शकों ने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जहां जहां सीधे भारतीय जनता पार्टी से भिड़ती है वहां हार जाती है, वहां वो जीत नहीं पाती है। क्यों कहा उन्होंने ये? उन्होंने ये इसलिए कहा है कि बेटा महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, आंख बंद करके उद्धव ठाकरे को नेता मान लो और उद्धव ठाकरे के पीछे ही खड़े हो जाओ सारे तन करके। नाना पटोले या दूसरे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने का सपना मत देखो, क्योंकि ऐसा करोगे तो महाराष्ट्र में भी यही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ है। दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया था, आपके अपने स्टेट हिमाचल में दो घटनाएं घटी थी। एक घटना तो हुई थी वो संजौली और शिमला वाली और मंडी वाली, और दूसरी घटना घटी थी अंजू जी समय पर वेतन और पेंशन रिलीज ना करने वाली जी। तो ये दो घटनाएं, और तीसरी घटना चुनाव के भीतर ही ये हो गई थी कि इन्होंने टॉयलेट टैक्स लगा दिया। तो इन तीन घटनाओं ने लोगों में सीधा मैसेज भेज दिया कि यार जब चुनाव होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम महिलाओं को ये दे देंगे, युवाओं को ये दे देंगे, इतने लाख नौकरी दे देंगे। लेकिन जहां जहां पैर पड़ते हैं, जहां जहां सरकार बनते हैं, वहां बंटाधार कर देते हैं। तो हिमाचल का जो उदाहरण था, हिमाचल की जो घटनाएं थी, कर्नाटक भी सर वही है। जी हाँ। तो इन घटनाओं ने भी लोगों को एकदम सजग और सतर्क कर दिया कि बेटा इनके हाथ में मत दे देना। और एक घटना हरियाणा के भीतर हुई, जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो वो असंध वाला जो इनका प्रत्याशी था गोगी, उसने कहा कि पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, और उसके बाद जो है फिर जिन्होंने वोट दिए हैं उनको नौकरी वोकरी देने का बंदोबस्त करूंगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो मेरे बहुत निजी ताल्लुकात हैं। एक वो नीरज शर्मा जो फरीदाबाद से खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि 50 वोट दिलाओ और एक नौकरी ले लो मेरे से। तो इन्होंने नौकरी बांटनी शुरू कर दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये आपके मनोहर लाल खट्टर के टाइम में, आप मनोहर लाल खट्टर पर लाख आरोप लगाइए, लेकिन जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर उन्होंने नौकरियां दी हैं, वो 2014 के पहले जितना ये खर्ची पर्ची और ये सारा चल रहा था, सोर्स सिफारिश से नौकरी लगती थी, वो सारे धंधे बंद कर दिए थे। और ये गैर जाट बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और मैं जाट होते हुए भी ये बात कह रहा हूं कि जाटों के लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया है और वो चाहते हैं कि बस अपनी सरकार आ जाए, यानी अपनी बिरादरी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तो फिर डग्गेशाही से नौकरी तो ले ही लेंगे हम किसी तरीके से। इससे जो मेरिट पर आने वाले बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हैं, उनके हकों पर एक तरीके से डांका पड़ता है। और पिछले 10 साल के कार्यकाल में चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हों या फिर नायब सैनी रहे हों, मेरिट पर चयन हुआ है। और जो आपके लोक सेवा आयोग है हरियाणा का और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने मेरिट पर ही काम किया है। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों में सीधा संदेश भेजती हैं। और सर ये लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे थे ना। 94 लाख यूथ वोटर था, उन्होंने भी तो बीजेपी को ही वोट किया ना। अगर सच में बेरोजगारी होती और आप जैसे कह रहे हैं कि मेरिट पर लोगों को नौकरियां मिली, तो उसी की बदौलत ये युवा वोटर भी तो बीजेपी की तरफ गया, क्योंकि उनको मोदी पर भी भरोसा है और यहाँ के नेतृत्व पर भी भरोसा है कि भाई ऊपर अगर मोदी बैठे हुए हैं तो नीचे गड़बड़ी नहीं होगी। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा जो तथ्य होता है वो ये होता है कि हरियाणा में सरकार आमतौर पर लोग उसी की बनाते हैं जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है। तो वही
इस समय जो है हम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सुकून मिला है साहब, और सुकून हमें ही नहीं मिला है, जो लोग इनकी डर्टी पॉलिटिक्स देख रहे थे और जो कुढ़ रहे थे, जो आशंकित थे इस चीज को लेकर के पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हरियाणा में अगर कांग्रेस की हो गई तो दिल्ली का जीना हराम कर देंगे ये लोग। ये पंजाब से भी लोगों को लाएंगे बसों में, ट्रकों में भर करके, ये हरियाणा से भी लाएंगे, और दिल्ली पुलिस और दिल्ली एलजी का और आपका होम मिनिस्ट्री का जीना आराम हो जाएगा। ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए और 2029 तक या उससे पहले उनकी सरकार को गिराने के लिए एक ऐसा माहौल बना देंगे पूरे देश में। राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इनका अपना है, जिसमें बहुत सारे लोग इनके बैठे हैं, उसके जरिए एक ऐसी आबो हवा बनाएंगे कि जैसे भारत में तो अब आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, अराजकता, लाठियां, आंसू गैस के गोली, यही सब चल रहा है। हरियाणा एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है इन लोगों के बीच में और मोदी जी के बीच में। तो हरियाणा का जो ये नतीजा है, ये बहुत बड़ी राहत लेकर के मोदी जी के लिए भी लेकर के आया है। बिल्कुल सर, एक ही झटके में हरियाणा वासियों ने जो विपक्ष रायता फैलाने की कोशिश कर रहा था, उस पूरे पर पानी फेर दिया है। और आप सच कह रहे हैं कि मोदी जी और इनके बीच में एक दीवार बनकर आया, और ये नतीजा बहुत ही सुखद आया है। अप्रत्याशित इसलिए लग रहा है क्योंकि माहौल तो ऐसा ही बना दिया गया था एग्जिट पोल्स के जरिए। खैर, ईवीएम पर रोना धोना भी सर शुरू हो गया, और आज सर आपने समय निकाला और विस्तार से तमाम जानकारी इस चुनाव को लेकर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।